नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दुनिया में नई नई खोजें की जा रही हैं। वैक्सीन उत्पादन की मात्रा बढ़ाने की कोशिशें युद्ध स्तर पर चल रही हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही है और इस कहर से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकारें निरंतर जंग लड़ रही हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। कोरोना से लड़ने के लिए लोगों ने नया तरीका खोजा है और उसमें दावा किया जा रहा है कि ये कोरोना को हराने का कारगर तरीका है। जी हां, लोग गाय के गोबर से स्नान कर रहे हैं और गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और कोरोना से लड़ने में मदद मिलती है। देश के कुछ हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि लोग गौशालाओं में जाकर अपने शरीर पर गाय के गोबर को मल रहे हैं, गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिलती है और कोरोना वायरस होने की हालत में वो इस खतरनाक वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। लोग गौशालाओं में जाकर गायों को गले लगाने के बाद अपने शरीर पर गाय का गोबर लगाते हैं और फिर योग भी करते हैं। कुछ लोग जहां इसका समर्थन करते हैं तो वहीं डॉक्टर्स और वैज्ञानिक लगातार कोरोना से इस तरह के इलाज को लेकर चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये परेशानियों को बढ़ा सकता है। इससे पहले कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए थे जिसमें लोग गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इससे कोरोना के इलाज में लाभ होता है। गौमूत्र सेवन और गाय के गोबर से स्नान से इलाज वाले इस दावे की हकीकत आज हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में। हमारे कुछ सवाल भी हैं, पहले वो सवाल लेंगे और उसके बाद मेहमानों से मैं आपका परिचय कराऊंगा और उन मेहमानों से पूछेंगे कि इम्यूनिटी बूस्टर में गोबर टोटका कितना कारगर है, गौमूत्र दवाई का काम करती है क्या कोरोना से लड़ने में, इस पर बात भी करेंगे और इन दावों में दम या फिर बड़े खतरे से अनजान हैं हम, इस पर भी समझेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप कॉल करके आप भी अपनी बात रख सकते हैं। इन दावों को लेकर आपका क्या मानना है, ये कितने सही हैं कि नहीं हैं, गलत हैं तो कितने गलत हैं और क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे। जो लोग दावा कर रहे हैं वो किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि ये सही है, ये समझने की कोशिश आज हम हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में करेंगे। हम सब जानते हैं कि देश में, दुनिया में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और लोग अपने अपने तरीकों से नए नए खोज कर रहे हैं, नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ऐसा करने से कोरोना हमें परेशान नहीं करेगा, हम ठीक हो जाएंगे। ये बड़े सवाल हैं, इन सवालों को लेकर आज के इस कार्यक्रम में बातचीत करना जरूरी है और आपके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर विनय गुप्ता हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। विनय गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर संजय जाखड़, आयुर्वेद आचार्य। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं पहले जाखड़ साहब आप ही के पास आऊँगा सवाल, क्योंकि थोड़ा ये हमारे आयुर्वेद से पद्धति से जुड़ा हुआ मसला है, तो आप ही से बात करना चाहूँगा। लोगों का ये कहना कि गोबर से हम स्नान करेंगे, लेप करेंगे और गौमूत्र का सेवन करेंगे तो कोरोना से बच जाएंगे, आपको लगता है कि वाकई में ठीक है या फिर ये टोटका इस्तेमाल किया जा रहा है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। शमशेर जी, विपदा ये है कि कोरोना में पिछले लगभग 1.25 साल से हम लोग जूझ रहे हैं और अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं मिल पाया। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ। चाहे वो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के भी पोस्ट वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो आपकी रेमडेसिविर है, चाहे वो कितनी ही ऐसी दवाइयां हैं जिनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही। और अब की बार जो सेकंड वेव जो आई है, ये तो वाकई बहुत चौंकाने वाली और बहुत पीड़ा देने वाली है, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी रेट काफी हाई है, बहुत परिचितों को हमने खोया है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीजें क्यों होती है। देखिए, मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, अगर किसी चीज के बारे में हमें नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई कारगर नहीं है या उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। होता यह है कि हमें उस चीज के बारे में पता नहीं होता, इसलिए हम उसको एक तरह से खारिज कर देते हैं। अगर गोबर लेप का भी है, आयुर्वेदाचार्य होने के नाते पंचगव्य, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी ट्रीटमेंट होते हैं पंचगव्य का मतलब 5 काउस डेरिवेटिव्स, जिसमें आपका घी, दूध, दही, गोमूत्र, गोडंग,
ये सारी की सारी चीजें होती हैं और जिसका प्रॉपर तरीके से इलाज होता है और वो साइंटिफिक प्रूवन चीजें हैं, एविडेंस बेस्ड चीजें हैं जी। तो ऐसे में मजबूरी है, अगर इसका इलाज प्रॉपर वैक्सीनेशन से या प्रॉपर ट्रीटमेंट से अगर होता तो लोगों को इस तरह की चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ती। आस्था का भी एक विषय है, क्योंकि गाय का हिंदुओं के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उसको माता का दर्जा दिया गया है और आयुर्वेद में तो ये अमृत के समान काम करता है, इसमें मुझे कहते हुए कोई हिचक नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये एक विषय हो सकता है एक इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि देखिए मॉडर्न मेडिसिन के अंदर बहुत सारी चीजें आई और उसके बाद उनके ऊपर यू टर्न करना पड़ा WHO को। तो आज अगर इस तरह की कोई चीज अगर आ रही है तो ऐसे में उसके ऊपर प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन हो, उसका एक रिसर्च वर्क हो और उसके बाद तथ्यों को जाने। क्योंकि डंग के विषय में अगर मैं कहता हूं तो ये अमेरिकन स्टडी भी है जिसमें भी एंटी इन्फेक्टिव माना गया है इसको। आपकी स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत बेहतरीन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका एंटी बैक्टीरियल और खासतौर से आपका ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में इसके महत्वपूर्ण एक फायदा मिलता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इसमें फायदा दे सकती हैं। तो ये हमें इसको टोटका कहना या इसको बिल्कुल एक तरह से खारिज करना, मुझे लगता है आयुर्वेदाचार्य होने के नाते ये एक अच्छी चीज नहीं है। इसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं और मैं आपके पास लौटूंगा तो एक बात पूछूंगा आपसे कि लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस तरीके से वो खुद करें आप अगर, या फिर कोई और तरीका होना चाहिए, किसी अच्छे एक्सपर्ट की जानकारी में उसके दिशा निर्देशन में काम होना चाहिए। अगर ये सही है तो फिर किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दवाई है नहीं तो आजमाने में दिक्कत नहीं। डॉक्टर विनय आपके पास आ रहा हूं। देखिए बहुत से लोग इस प्रकार का काम करते हैं। आयुर्वेद में पंचगव्य की बात होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे आयुर्वेद में हमारे ग्रंथों में ऐसी बातें कही गई हैं, लेकिन सीधे तौर पर लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो तरीका है इस तरीके से और कई चीज़ें शरीर को नुकसान दे सकती है, उनसे हमें बचना चाहिए। अगर मैं आपके लिहाज से पूछना चाहूं तो आपको क्या लगता है, ये तरीका ठीक है या फिर इसको बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है शमशेर जी अपने चैनल के माध्यम से। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि हम जब भी किसी ट्रीटमेंट को पाने में असफल होते हैं तो हम आयुर्वेद की तरफ दौड़ते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमने केवल आयुर्वेद को मल और मूत्र तक सीमित कर दिया है, जब भी आयुर्वेद एक बहुत वास्ट और बहुत अच्छी साइंस है जिससे काफी बीमारियों का इलाज हुआ भी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस बात का खंडन किया है कि ऐसे कोई साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद नहीं है जिससे कोरोना वायरस का इलाज काऊ डंग यानी कि गाय के गोबर से या काऊ यूरिन या गाय के मूत्र से संभव हो, ना ही कैंसर में, जैसा कि अब तक कहा जाता रहा है कि गाय मूत्र से और गाय के गोबर से बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट हुआ है। हाँ, थेरेप्यूटिक यूज हो सकता है, दैट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेट, वो हम कभी और कर सकते हैं। सेकेंडली, एक चिकित्सक, एक एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि जो भी ये अनसेफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए गाय का गोबर या गाय के मूत्र से नहा रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि इससे आपकी वो कोरोना की बीमारी ठीक होगी या नहीं पता नहीं, इम्यून सिस्टम बढ़ेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन जूनोसिस नाम की एक डिजीज की कैटेगरी होती है जो जानवरों से आदमियों में बीमारी फैलने की टर्म होती है। तो ऐसे में कई बीमारियां ऐसी हैं जो काऊ डंग यानी गाय के गोबर या गाय के मूत्र से हो सकती हैं यदि उनमें वो बैक्टीरिया या वायरसेस प्रेजेंट हों। लिहाजा मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि म्यूकरमाइकोसिस जो आजकल सबसे ज्यादा फैली हुई है, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां जहां पर कोरोना के केसेस आए हैं शमशेर जी, वहां पर ये डिजीज बढ़ रही है और गाय के गोबर से म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा बहुत ज्यादा है। और भी जो एनिमल डिजीजेस हैं वो गाय के गोबर से इंसान में हो सकती हैं। इसीलिए इस बात पर चर्चा ना करके कि गाय के गोबर से इसका क्या फायदा है कोरोना में, इम्यूनिटी पे, इस बात पर चर्चा देने की जरूरत है, कि जोर देने की जरूरत है कि इससे नुकसान क्या हो सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के लोग इस समय जो कोरोना की महामारी है शमशेर जी, इसमें लोगों को बिल्कुल सही कहा आयुर्वेदाचार्य जी ने कि सही ट्रीटमेंट तो मालूम नहीं है। इसीलिए जब भी कोई व्हाट्सएप पे कोई भी टोटका आता है, अजवाइन, मिर्च, काली मिर्च, इलायची, ये मिलाकर पीजिए, अदरक, फलाना जूस, करेले का जूस, टमाटर का जूस मिलाकर पीजिए, तो आपको एक बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है, नाइजीरिया में और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में कई कन्वर्जन, जो बच्चों में कन्वर्जन यानी कि दिमागी एक बीमारी होती है,
जिसमें बच्चों को कन्वर्जन आने लगते हैं, उसमें गाय के गोबर, गाय का मूत्र और कई तरह की ऐसी इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उनको पिलाई जाने लगी, ये भरोसा करके कि इससे उनका इलाज होगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, कई बच्चों की रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से मौत हो गई। तो क्या इस बात की जिम्मेवारी कोई लेगा कि यदि गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से होने वाले इंफेक्शन से किसी की मौत होती है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? ठीक है, मैं पूछूंगा। इस बीच मेरे साथ रणवीर है, रोहतक से दर्शक है। रणवीर जी, स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखो शमशेर जी, गऊ को हम माता का दर्जा देते हैं और माता के दर्जे के समान है जी, लेकिन गाय का मूत्र का इस्तेमाल सदियों से करते आए हैं। इसमें कैसे करते थे कि जो बछड़ी होती थी जब तक दूध पीती थी, चारा नहीं खाती थी, तब तक उसका मूत्र का इस्तेमाल करते थे, गोमूत्र का। लेकिन ये नहीं कि उसके गोबर के नहाने से कोरोना ठीक हो जाएगा। ये सारा रामदेव जी का अंधविश्वास फैलाया हुआ है। इन्होंने तो, रामदेव जी ने, पौने दिमाग वाले ने तो देश पर कब्जा कर लिया है। चलिए रणवीर, रामदेव वाले लो, अरे रामदेव ऐसा क्या हो गया? ठीक है रणवीर जी, मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी आज हम नहीं करेंगे किसी पे। आपको लगा कि इस पूरे मामले में जो शिकायत आपको, आप शिकायत करें। शुक्रिया रणवीर जी। दिनेश एक दर्शक मेरे साथ नरवाना से। दिनेश जी स्वागत है। जी नमस्कार दिनेश जी। मेरी उम्र 65 साल है जी। जब हम छोटे छोटे होते थे, खेतों में जाते थे जी, तालाब में नहाते थे जी, गारा लपेट करके नहाते थे जी, और वही पानी हम पीते थे तो उसमें छान का जी। और कई बार तो पानी की बड़ी समस्या है, उस टाइम भी पानी नहीं मिला करते थे, गड्ढे होया करते, उसमें चलते थे, तो फिर भी हम कपड़ा मुंह पर देखा पानी पिया करते जब तब मरे नहीं। ये सारी चीज साफ सुथरी है। डॉक्टर साहब की गुप्ता जी मर रह गए कुछ ये इसमें हो सक नहीं जी। पहले अपने रणदीप जी ने एक बात कही, कुछ आदमियों ने, मुझे लगता है देवेश जी की जो आवाज़ है उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। दोबारा मैं चाहूँगा वो कॉल करें, अपनी बात रखें। मैं संजय जाखड़ जी आपके पास आ रहा हूँ। हम एक बात कर रहे थे कि ये लोग जो इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आप? हेलो जी सर, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। चलिए संजय जी, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है। डॉक्टर विनय, जैसे मैं संजय जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक सवाल मेरा ये कि एक दर्शक भी कोई बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हम जब बछड़ी का चाहे गुत्र की बात करें उसका इस्तेमाल करते थे, उसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो आज लोग कर रहे हैं इससे बचने का रास्ता क्या है? हमारे पास एलोपैथी में कारगर इलाज नहीं है, वैक्सीनेशन पूरा हो नहीं पा रहा है, लोगों के पास ऐसी ढेर सारी चीज़ें व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए पहुंच पा रही हैं, तो लोग भी ऐसा सोचना शुरू करते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आ रहा हूँ विनय जी, संपर्क मेरा हो गया संजय जी से। संजय जी, आपसे पूछना चाहेंगे, लोग प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि आयुर्वेद इन तमाम चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करके हमें बताता है और ये हज़ारों साल पुरानी पद्धति है। क्या किया जाना चाहिए? लोगों को किस तरीके से समझाया जाए? डायरेक्ट गोबर का हम स्नान कर लेते हैं, डायरेक्ट गौमूत्र का सेवन कर लेते हैं, हम ये नहीं पता होता कि गाय बीमार है नहीं है, इसको पहले कोई बीमारी थी कि नहीं थी। ये चीज़ें ज़रूर लोगों को परेशान कर सकती हैं। चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर विनय, हम आपसे बात कर लेते हैं, संपर्क फिर नहीं हो पा रहा उनसे। क्या सलाह देंगे आप ऐसे लोगों को, किस तरह से करें? क्योंकि सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारा मुल्क केवल अकेला मुल्क नहीं है इस दुनिया में, हर एक देश कोरोना की महामारी से गुजरा है। कहीं पर भी एक भी देश में ऐसी रिसर्च या ऐसी बात सामने नहीं आई है जिसमें गाय के गोबर से या गाय के मूत्र से कोरोना का इलाज किया गया हो। वरना इतने डेवलप्ड नेशंस, इतने विकसित देश जो इतनी करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता कि हाँ इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो वो सबसे पहले गाय के गोबर को और गाय के मूत्र को ही पेटेंट करवाते। क्योंकि बहुत सारे इंडियन जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो उन्हें लगा कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं और कारगर हैं हेल्थ सिस्टम के लिए, तो उन्होंने पेटेंट कराए हैं। सेकेंडली, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए। आपने जो अपने ये शो का जो टाइटल रखा है कि टोटका, ये बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि लोगों को सही चीज तो मालूम नहीं है तो वो टोटके अपनाने लगते हैं कि शायद इससे आराम हो जाए, शायद इससे इलाज हो जाए। ऐसे में लोगों को करना ये है
इम्यूनिटी बूस्ट करने के केवल 2 ही तरीके हैं। एक तो आप फिजिकली फिट रहें। फिजिकली फिट कैसे रहेंगे? डाइट को अच्छे से मेंटेन करें, हेल्दी डाइट लें और हेल्दी फूड लें, पानी ज्यादा पिए, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। अगर आपको कोई भी सिम्टम आए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। सेकेंडली, मेंटली फिट रहें, कोई स्ट्रेस ना लें, कोई पैनिक ना करें। अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट है ना शमशेर जी, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर दे। अब ऐसे में गाय के गोबर से नहाना या गाय का मूत्र सॉल्यूशन नहीं है शमशेर। ठीक है, एक दर्शक है अशोक मेरे साथ तोशाम से। अशोक जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार अशोक जी। पहले तो एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपकी लाइन बहुत धीमी चलती है, कभी मिलता नहीं, बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। अशोक जी एक बात फिर से दोहराएंगे जी, फिर दोहराएंगे आप? हमारे देश में कुछ अरसे से हमारे देश को पीछे वाली जो सोच है, जो पीछे वाला युग था, जो हम अंधेरे में दिए में जी रहे थे, यह आधुनिकता की ओर ले जाया जा रहा। और गोमूत्र या गो के हिसाब से हर चीज को पीछे उसमें ले जाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। गाय को माता कहते हैं, उसका गोबर और पेशाब को बढ़िया मानते हैं, लेकिन वो दफ्तर की ठोकरें खा रही है। ठीक है ना जी। अब आस्था के नाम पर एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुंभ मेले में लाखों लोगों को स्नान करने दिया गया, इसका दुष्परिणाम निकला है। तो मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं सभी धर्मों का आदर करने वाला हूँ, लेकिन अब कई वर्षों से ऐसा ग्राफ नीचे जा रहा है जो लोगों को ना पाषाण युग, पुराने युग के टाइम ले जाया जा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें आधुनिकता को समझना होगा और आज की पद्धति हिसाब से आधुनिक इलाजों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे टोटकों से मेरे हिसाब में कोई फायदा होने वाला नहीं है जी। शुक्रिया अशोक जी, अपनी बात आपने रखी। सबको अपना 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 मत होता है अपनी बात रखने का। डॉक्टर संजय जी, आपसे बात मैं कर रहा था कि आयुर्वेद में अगर छोटी सी चूक हो जाती है बिना किसी सही सलाह के, अच्छे डॉक्टर के सलाह के, तो वो हमारे ऊपर भारी पड़ सकती है। और अगर मैं गाय के गोबर की बात करें, हम गौमूत्र की बात करें, या फिर और तमाम तरह के ऐसे देसी नुस्खे हैं जिनका हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हुए कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सही कहा कि हमारे पास इलाज नहीं है, लेकिन क्या लोगों को अपने आप अपनी मर्जी से इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए या किसी अच्छे वैद्य की सलाह से ये सब किए जाने चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। और आयुर्वेद तो अगर हमारे शरीर में कोई एक चीज़ कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसको वात पित्त कफ, जैसे कई बार आपसे बात होती है, वो इम्बैलेंस होता है, तो उसको ठीक करने के कई सारे तरीके बताता है। देखिए शमशेर जी, वात पित्त कफ के ऊपर तो हमारा त्रिदोष के ऊपर तो चलता ही चलता है। मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। आज से 40-50 साल पहले, इसको मत लेके जाओ कि मैं बहुत पुराने विचारों का हूँ, डॉक्टर ने कई सारी चीजें कही हैं, तो मैं मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ, क्या एजिथ्रोमाइसिन के क्या दिक्कत आई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की क्या दिक्कत आई, कहाँ यू टर्न लेना पड़ा, WHO ने किन किन चीजों की रिकमेंडेशन दी, उसके बाद कैसे यू टर्न लेना पड़ा। और अब लेटेस्ट जो है आपके ICMR की तरफ से ही जो आपका प्लाज्मा, आपकी जो थेरेपी जो चल रही है या रेमडेसिविर जो चल रही है, उनके जो साइड इफेक्ट हैं, या स्टेरॉइड हाई डोजेस के ऊपर जो स्टेरॉइड जो चल रहे हैं, उसके ऊपर जो प्रभाव आने वाले समय में क्या आएंगे, ये मेरा विषय नहीं है। ये बहस हो जाएगी 2 पैंतीस की, और मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी चीज के बारे में अगर नहीं पता है तो हम ये उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें, उसके बारे में रिसर्च करें। दूसरी चीज जो मैं उदाहरण जो देना चाहता था, 30-40 साल पहले की जो बात थी, जब हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे, जब हम जैविक अपनी खेती करते थे, तो जितनी मॉडर्न जो मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर जितनी भी बाहर की कंपनीज जो आई, उन्होंने कहा तुम लोग गवार हो और आप इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करो, यूरिया का इस्तेमाल करो, क्या थोड़ी सी फसल आती है, आपकी क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। हमने क्वांटिटी बढ़ाई लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या आया कि आपकी उस क्वांटिटी बढ़ने के बाद जितने पेस्टिसाइड्स, जितना यूरिया और जितनी इन खादों का जब इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद बीमारियों का रेट कम हुआ या बढ़ा हुआ, ये डॉक्टर साहब हमारे साथी बता सकते हैं कि बढ़ी या घटी। दूसरी चीज ये कहना कि आपका गाय क्या, देखिए
मैं एक अपना हॉस्पिटल चला रहा हूँ, पंचकर्म हम कर रहे हैं और जितने भी क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और क्रॉनिक पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जो थके हारे हुए आते हैं, और ऐसे में आपके गोमूत्र, गो अर्क जिसको हम कहा जाता है, उसके लिए हम बस्ती का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पंचकर्म का एक पार्ट है। अगर डॉक्टर को इस चीज की नॉलेज नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन गलत रिमार्क ये ना करें, मेरा इनसे निवेदन है। और बहुत ही सम्मान के साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा, अगर इन चीजों के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं, हमें उस चीज के बारे में पता है कि कितना उसका रिजल्ट है। अष्टांग योग की अगर हम बात कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये जो चीजें ही आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की बात है। अब अगर आप ये कहते हो कि जी हल्दी काली मिर्च ये सारी चीजें बकवास है, तो ये हमारी औषधियां हैं, ये बकवास चीजें नहीं है। इनके पेटेंट जब अमेरिका जैसे देश जब लेते हैं, तो उसके बाद तो ये चीजें वही हम हाथों हाथ लेते हैं और स्वीकार करते हैं कि वो बहुत बड़ी रिसर्च है, कर्क्यूमिन नाम का सब्सटेंस निकला है। और वही जब चीजें आयुर्वेद के बारे में हमारे जितने जो आचार्य लोग थे, उन्होंने एक एक चीज इनका पाक विपाक, इनका किस तरह के चीजें जो रही हैं, वो सारी चीजें बताई, उसको हमने बकवास माना। तो ये मानसिक हमारी कहीं ना कहीं गुलामी है, जिसमें कि हम उबर नहीं पा रहे। मेरा ये मानना है, पुनः मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा और हमारे साथी डॉक्टर विवेक से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज वो टाइम है कि सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन है, चाहे वो आयुर्वेदा को तो बहुत पीछे लेके गए हैं, आज तक बी ग्रेड रख के चला है, मुझे कहते हुए कोई हिचक नहीं है। लेकिन आज वो मौका है कि हम लोग कंधे से कंधा मिला के इन चीजों के ऊपर काम करें, और अगर जनहित के लिए अगर कोई चीज कर सकते हैं तो वो मेरे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बशर्ते कि हम आपस में बैठ करें। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे पूछूंगा। महावीर, एक दर्शक मेरे साथ बागपत से हैं। महावीर जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया। संजय जी, रोशन लाल एक दर्शक अंबाला से। रोशन लाल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी रोशन लाल जी, मैं यही कहना चाहता हूँ जी, ये कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया और जो इसका रिकॉर्ड आया है इसमें गवर्नमेंट में, इसका बहुत कम है। अगर इसकी हालात देखें गांव में, जो अपने देसी डॉक्टरों से ठीक हो रहे हैं, अगर उनका रिकॉर्ड है तो इससे कई गुना ज्यादा है। मान ले 20% रिकॉर्ड ही गवर्नमेंट के पास रहता है, और मरने का भी और उसका भी। अगर असलियत देखें तो इसमें 20-30% का रिकॉर्ड ही नहीं है। जी शुक्रिया रोशन जी, आपने रिकॉर्ड को लेकर बात की और आपने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग अपने तरीके से वैद्यों से मिलकर, डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ संजय जी, एक दर्शक और है मेरे साथ, नीरज जगाधरी से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर मैं आपको और खबर फर्स्ट स्ट्रीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल गरीब आदमी की आवाज ऊपर तक उठाता है जी। मेरा सवाल 1.5 साल से आपके चैनल पे है, आज फिर मैं अपना सवाल दोहराता हूँ दोबारा। मेरा सवाल है कि मैं यमुनानगर में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिसमें MBA BBA बच्चों का कोर्स होता है, उसमें चपरासी का काम करता हूँ, क्योंकि मैं 10वीं पास हूँ, उसको आगे पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा वेतन 8,000 रुपये है, जिसके पास मैं लग रहा है डायरेक्टर के पास उसका वेतन 50,000 से ऊपर है। मैनेजमेंट का वेतन वहाँ का 2-4 लाख है। जब मैं उनसे अपने वेतन की बात करता हूँ तो वो कहते हैं हमारे अन्य का मुख्यमंत्री ऑर्डर देता कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्राइवेट कॉलेजों में 10वीं पास लड़के या लड़कियां चपरासी का काम करते हैं, उनका वेतन 18,000 रुपये घोषित करेगा, तब हम वेतन देंगे। और मैनेजमेंट के पास जब मैं बात करने जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि हम हमारे वेतन से तुझे कुछ नहीं लेना देना, यानी हम तुझे निकाल देंगे। तो ये निकालने वाली बात कहाँ से आती है? पहली बात तो ये है सर जी। चलिए शुक्रिया नीरज, मैं रोकूंगा आपको, सवाल आप अक्सर अपना उठाते हैं, शुक्रिया। प्रशांत एक दर्शक और मेरे साथ है महाराष्ट्र से। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्ते। मेरे 2 सवाल है सर जी सर। पहला सवाल डॉक्टर विनय गुप्ता सर, नमस्ते आपको करता हूँ जी। मेरा पहला सवाल ये है कि गवर्नमेंट बोल रही कि जो हेलो जी सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। हाँ, जो गवर्नमेंट जो हमें बोल रही कि जो कोरोना की लहर है, जो पहली लहर में जो बूढ़े लोग है वो आ गए, दूसरी लहर में जो जवान लोग है वो आ गए, अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि तीसरी लहर में जो बच्चे, छोटे बच्चे वो आएंगे, वो किस बेस से बोल रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर बातें अक्सर होती हैं। दूसरा सवाल पूछिए प्रसाद जी, सवाल पूछेंगे जी। दूसरा सवाल ये कि लोगों की जो ऑक्सीजन लेवल है वो किस वजह से कम हो रही है? मास्क की वजह से हो रही है या उसका कोई दूसरा रीजन है? ठीक है, शुक्रिया प्रशांत अपनी बात पूछने के लिए। डॉक्टर विनय आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले संजय जी से एक सवाल मेरा। संजय जी,
ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि गांव में लोग अपने व्यक्तिगत तरीके से अपने रसोई का, किचन का इस्तेमाल करके जो हमारे पास है उपलब्ध साधन, उसी से ठीक हो रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं बात ये कर रहा था कि लोगों को इसके बारे में कैसे जागरूक किया जाए कि अपने आप वो देसी नुस्खों का इस्तेमाल करके इलाज ना करें, किसी वैद्य की सलाह से या प्रॉपर किसी साहित्य में, किसी ग्रंथ में लिखा हो तो उसको पढ़ के करें। छोटा सा कमेंट आपका, फिर छोटा सा कमेंट विनय जी आपके पास आऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल शमशेर जी, देखिए काली मिर्च बहुत बहुत ही तेज होती है। अगर आप उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो आयुर्वेद की भाषा में पित्त का वर्धन करेगी, पित्त को बढ़ाएगी। और पित्त को बढ़ाने का मतलब ये है कि आपकी गैस्ट्राइटिस बढ़ेगी, और अगर फिर भी आप नहीं संभलेंगे तो अल्सरेशन तक हो सकती हैं, और आपकी खासतौर से एनल रीजन के ऊपर भी बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो सकती है, पाइल्स वगैरह की भी दिक्कत आ सकती है, एनल फिशर तक हो सकते हैं। चाहे वो हल्दी है, हल्दी में भी यही है। अगर आप ये नहीं है कि एक एक चम्मच, आपकी उसकी एक तय मात्रा है, जो भी आपके नजदीक कोई भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है, आप उससे उसकी मात्रा जरूर तय करें। वो मात्रा आपके लिए औषधि का काम करेगी। अगर अति आप करेंगे डोज, अगर चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन है, चाहे वो आयुर्वेदा है, अगर आपकी ओवरडोज में अगर आप चीजें अगर देंगे तो उनके नुकसान हमें भुगतने पड़ेंगे। और खासतौर से मैं दर्शकों से निवेदन ये करना चाहूंगा कि वो किसी भी तरीके से उलझुल हरकतें ना करें, वो प्रॉपर तरीके से उसका स्टडी करें। और उसके बाद एक मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। देखिए आज क्या दिक्कत आ रही है कि जितने भी लोग जो हैं ऑक्सीमीटर को खरीद रहे हैं, जो पहले जो क्वालिटी थी अब वो सब स्टैंडर्ड चीजें आ रही हैं। अब वो उनको देखना नहीं आ रहा क्योंकि वो लेमैन है। और जैसे ही आपने वो लगाई, आपने ऑक्सीमीटर लगाया, अगर उसमें आपकी 88 आती है तो पैनिक क्रिएट होता है और वो भागते हैं शहरों की तरफ, हॉस्पिटल्स की तरफ, जिसमें कि ना चाहते हुए भी उनको हरासमेंट होती है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। तो ऐसे में हमें सबको मिलकर ये जागरूकता देनी है कि आप इस तरह से पैनिक ना क्रिएट करें, क्योंकि अभी भी सक्सेस रेट जो है 98% है, 2% है उसमें है। दूसरी जो चीज जो है आने वाले टाइम की बात जो अगर हम करते हैं तो थर्ड वेव का जो संभावनाएं जो है वो मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है, उसके ऊपर हमें काम करना है। जी डॉक्टर विनय, छोटा सा कमेंट आपका, वेव को लेकर लोग बात कर रहे हैं और आखिरी कमेंट आपका चाहूंगा, 30 सेकंड, वक्त बहुत कम है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूं आयुर्वेदाचार्य जी के जवाब का कि ये कोरोना बीमारी नई है तो इसमें यू टर्न्स वगैरह चलते रहते हैं, रिसर्च का विषय है। अभी हाल ही में आयुर्वेदिक दवाई एक लॉन्च कर दी थी, वहाँ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे, उसे कोरोना की दवाई घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में कहा था कि नहीं ये कोरोना का इलाज नहीं है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने की दवाई है। अब जो दर्शक ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा वो ये कि ये कोरोना बच्चों में क्यों वेरिएंट इसको खतरनाक माना जा रहा है। देखिए उनका जवाब ये है कि वायरस लगातार म्यूटेट होता रहता है। हम ये भूल रहे हैं कि पहले जैसा अब ये वायरस नहीं है जो वुहान चाइना से चला था, अब फोर्थ वेरिएंट म्यूटेशन आ रही है, जिसमें ये रिसर्च में मिला है हमें साइंटिस्ट को कि जो नया वायरस है वो बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन फैला रहा है और कई गुना इन्फेक्शियस है। और हमारे इंडिया में उसे आंध्र प्रदेश स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि अचानक से वायरस के कांटेक्ट में आते ही 2 या 4 दिन में फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। उसका रीजन, दर्शक ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, उसका रीजन ये होता है कि जैसे ही वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो लंग्स की एल्वियोलाई को इफेक्ट करता है और वहां पर म्यूकस की कंसंट्रेशन इतनी कर देता है, वहां पर इतनी कफ बननी शुरू हो जाती है आयुर्वेद की भाषा में, जिससे ऑक्सीजन और ब्लड आपस में मिल नहीं पाते हैं और ऑक्सीजन का लेवल लगातार घटता ही घटता चला जाता है। व्यक्ति को सांस चढ़ने लगता है मरीज को, और अंततः उसकी ऑक्सीजन की कमी यानी सैचुरेशन कम होती जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर विनय जी आपका, डॉक्टर संजय जाखड़ जी आपका इस खास चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे थे कि लोग अपने तरीके से गौमूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय के गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचक्रम की हमारी पद्धति आयुर्वेद में हमें बताती है कि इस चीज़ का इस्तेमाल करने से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। तो उन लोगों के लिए सुझाव ये है कि आप लोग जो चीज़ अपने कोरोना के इलाज के लिए या कोरोना से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप बेहतर हो कि किसी आयुर्वेदाचार्य, किसी वैद्य की सलाह पर, परामर्श पर ऐसा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो वो आपके शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है, घातक हो सकती है। इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें। और उसके साथ साथ ज़रूरी है कि जो नुस्खे बताए जाते हैं आयुर्वेद में वो किसी अच्छे वैद्य की परामर्श से अपने जीवनचर्या में आप शामिल करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा। लेकिन हाँ इतना जरूर बता दें कि चाहे वो गोबर है या गौमूत्र है या और तमाम ऐसी चीजें हैं वो इलाज नहीं है। और इसके ऊपर एक सुझाव और दिया डॉक्टर संजय जाखड़ जी ने कि रिसर्च का विषय है और इस पर रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि जब इतने सारे आविष्कार करके, इतने सारी वैक्सीन हम बना करके ये साबित नहीं कर पाए हैं कि कोरोना से लड़ रही है, हम लगातार अपने विचार बदल रहे हैं, अपनी रिसर्च बदल रहे हैं या फिर
हम यूटर्न ले रहे हैं, तो जरूरी है कि आयुर्वेद के ऊपर भी गंभीरता से रिसर्च किया जाना चाहिए। हमारी हजारों साल पुरानी पद्धति है, और अगर इसका कोई इस्तेमाल करता है तो वो इस्तेमाल अच्छे वैद्य के परामर्श पे करे, अपने आप ना करे, क्योंकि ये हमारे शरीर में एलर्जी जैसी चीजों को बढ़ा सकता है और किसी और बीमारी का कारण भी बन सकता है। फिलहाल सवाल आपका में इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।